हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आदर्श राज्य की जो उत्पत्ति होती है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं या उसके आदर्श राज्य के विकास के चरण कौन कौन से हैं। और यह टॉपिक आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का वर्णन किया है वो उसकी रिपब्लिक बुक में मिलता है। उसने एक बुक्स लिखी है, उसका नाम है रिपब्लिक। उसमें उसने आदर्श राज्य का वर्णन किया है और बताया है कि किस तरह से हमें आदर्श राज्य की विकास के चरण मिलते हैं या प्राप्त होते हैं और यह विकास के चरण कौन कौन से हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की उत्पत्ति को संयोग नहीं माना है। प्लेटो के अनुसार इस आदर्श राज्य की उत्पत्ति तार्किक है। आदर्श राज्य की उत्पत्ति के 3 चरण माने हैं प्लेटो ने। अतः प्लेटो का आदर्श राज्य 3 चरणों में संपन्न हुआ है। कितने चरण माने प्लेटो ने? 3 चरण माने हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और एक तीसरा चरण है इसका। प्रथम चरण में प्लेटो ने बताया कि आदर्श राज्य की उत्पत्ति एक तरह से आर्थिक आवश्यकताओं से प्रारंभ होती है, यानी कि मनुष्य की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनसे उन्हें एक तरह से आदर्श राज्य की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। प्लेटो का मानना है कि कोई भी अकेला व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है। अतः राज्य की उत्पत्ति मानव समाज की आवश्यकताओं से होती है। कैसे होती है? मानव समाज जो नेसेसिटी आवश्यकता है उनसे होती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक वस्तु उत्पन्न करता है और उसे समष्टि को यानी लोगों को देता है और वही समष्टि दूसरी वस्तु को उत्पन्न करता है और वो पहले आदमी को देती है। इस तरह आपस में रिलेशन बना हुआ है। व्यक्ति और समाज के आर्थिक हित की पूर्ति तभी होती है जब व्यक्ति स्वयं के द्वारा तैयार की गई वस्तुएं समष्टि को प्रदान करता है तथा स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति की वस्तुएं समष्टि से या अन्य लोगों से प्राप्त करे। इसलिए ये राज्य के पहले चरण में मनुष्यों की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण राज्य का पहला चरण एक तरह से विकसित होता है। इस तरह आर्थिक आदान प्रदान से क्या होता है? श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, कार्य विशिष्टीकरण की उत्पत्ति होती है। आर्थिक आवश्यकताओं के आदान प्रदान से हमें क्या मिलता है? एक तो श्रम का विभाजन हो जाता है उसमें, और उसमें कार्य विशिष्टीकरण भी आ जाता है, यानी कि कोई एक आदमी एक कार्य में परफेक्ट हो जाता है। तथा इस आर्थिक आदान प्रदान द्वारा राजनीतिक महत्व भी प्राप्त होता है, यानी कि इस आर्थिक आदान प्रदान का राजनीतिक महत्व भी होता है। कैसे? जैसे क्योंकि कार्य विशिष्टीकरण से ही राज्य की एकता बनती है। तथा प्लेटो के अनुसार प्रथम चरण में आर्थिक आदान प्रदान से राज्य के उत्पादक वर्ग का विकास होता है। किसका निर्माण होता है? उत्पादक वर्ग का, प्रोड्यूसिंग क्लास का निर्माण होता है इसमें। तथा इस उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण क्या है? संपत्ति प्रेम और संयम सुधा है। तो इस तरह से प्लेटो ने यह बताया कि प्रथम चरण में मनुष्यों की जो आर्थिक आवश्यकता है उनसे वो आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें कार्य श्रम का विभाजन होता है और कार्य विशिष्टीकरण की उत्पत्ति होती है। इसके फलस्वरूप राज्य में एकता स्थापित होती है और इसी प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग की उत्पत्ति होती है। अब द्वितीय चरण है इसका। प्लेटो ने अपने राज्य का द्वितीय चरण बताया। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं से ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि मनुष्य के लिए सांस्कृतिक इच्छाओं की पूर्ति होना जरूरी है। मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ खाना खा लिया ऐसे संतुष्ट नहीं होता। उसको एक तरह से सांस्कृतिक इच्छाओं की तुष्टि भी होना उसके लिए जरूरी है। इनमें कौन कौन चाहते हैं? जैसे संगीत है, साहित्य है, काव्य, कविता, कला, इन चीज़ों की पूर्ति होना जरूरी है। और इन चीज़ों की पूर्ति कैसे होती है? बहुत से लोगों के माध्यम से। सिर्फ एक आदमी संगीत का एक तरह से संगीत का पूरी पूर्ति नहीं कर पाएगा। साहित्य, काव्य, कविता, कला, उनके लिए बहुसंख्यक लोगों की जरूरत होती है। और बहुसंख्यक लोगों की जरूरत होती है तो क्या चाहिए? बहुत सी जमीन चाहिए, बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा चाहिए। इस तरह से सांस्कृतिक इच्छा की पूर्ति के लिए अधिक लोग तथा उनके भरण पोषण के लिए विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होती है। विशाल भूप्रदेश को अधिकृत करने तथा उसकी रक्षा के लिए सैनिक वर्ग की जरूरत पड़ती है। तथा सैनिक वर्ग मानवीय आत्मा के साहस का प्रतीक है। अतः इस चरण में राज्य के साहस के प्रतिनिधि सैनिक वर्ग का उदय होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखो, सिर्फ द्वितीय चरण में क्या होता है कि मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होता, उसके लिए सांस्कृतिक आवश्यकताएं जरूरी है। सांस्कृतिक आवश्यकता में संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला आदि आते हैं। इनके लिए अधिक लोगों की जरूरत है
और अधिक लोगों के लिए विशाल भूप्रदेश की जरूरत होती है, और विशाल भूप्रदेश को जीतने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक वर्ग की जरूरत होती है। तो इस चरण में क्या होता है, सैनिक वर्ग की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रमुख गुण क्या है, साहस होता है। प्लेटो का यहाँ पर यह कहना है कि सैनिक वर्ग के विकास की व्याख्या राज्य की आक्रमणकारी इच्छा के संदर्भ में ही है, लेकिन फिर भी प्लेटो का आदर्श राज्य स्वयं आक्रामक नहीं होता। सैनिक वर्ग का मुख्य काम बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना तथा आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना है। क्या है सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य? एक तो अपने राज्य की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, और दूसरा उसमें आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये प्रमुख उद्देश्य है। इसका जो सैनिक वर्ग है, इसका मुख्य काम बाह्य आक्रमण करना नहीं है। प्लेटो ने सैनिक वर्ग को प्रहरी कहा है, एक तरह से वॉच डॉग की तुलना की है इससे। अतः एक तरह से क्या है उसकी तुलना सैनिक वर्ग की रखवाली करने वाले कुत्तों जैसे वॉच डॉग होता है। इस प्रकार सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है तृतीय चरण इसका। प्लेटो का ऐसा मानना है कि सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्यतः साहस और विवेक दोनों पाए जाते हैं। साहस भी होता है और विवेक भी होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें साहस की अपेक्षा विवेक की अधिक मात्रा होती है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने दार्शनिक शासक माना है, या दार्शनिक शासक के लिए उपयुक्त माना है, माना है। प्लेटो का कहना है कि विवेक से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तथा विवेक से ही व्यक्ति स्नेह करना सीखता है, तथा प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक में पर्याप्त मात्रा में ज्ञानशीलता और विवेकशीलता, स्नेहशीलता होनी चाहिए। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार राज्य के 3 चरणों का निर्माण 3 वर्गों के क्रम से विकास के साथ संपन्न होता है। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण में 3 चरणों का उल्लेख किया है। पहले चरण में आर्थिक आवश्यकताओं से राज्य का विकास होता है। इसमें कार्य का विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एक तरह से उत्पादक वर्ग की उत्पत्ति होती है। इसमें इस कार्य विशिष्टीकरण में होता है तो इसका एक राजनीतिक महत्व होता है, क्योंकि इसमें राज्य में एकता स्थापित हो जाती है। दूसरे चरण में क्या होता है कि मनुष्य आर्थिक अवस्था में संतुष्ट होता है, उसके लिए सांस्कृतिक अवस्थाएं भी जरूरी है, और उसके लिए विशाल भूप्रदेश की जरूरत होती है, अधिक लोगों की जरूरत होती है, और विशाल भूप्रदेश और अधिक लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक सैनिक वर्ग की जरूरत होती है। तो सैनिकों का प्रमुख गुण क्या है? साहस होता है। प्लेटो तीसरे चरण में कहता है कि सैनिक वर्ग में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें साहस ज़्यादा पाया जाता है, दूसरा होता है विवेक ज़्यादा पाया जाता है। तो जो जिनमें विवेक की प्रदान होती है वो क्या है? दार्शनिक शासक के लिए उपयुक्त होते हैं, और ऐसे लोगों को ही प्लेटो ने आदर्श राज्य के शासक के रूप में उपयुक्त माना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि आदर्श राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।